और दूसरी बारी इसी ओवन को तो बढ़ा के 90 पे पहुंचा दिया। दोनों केस में तो इमेज का लोकेशन निकाला और मिरर के पास आया इमेज या दूर गया ये बताएगा। बोला इसको क्या बोलते हैं, एक मिरर के सामने दो ऑब्जेक्ट लोकेशन दे दिया गया। फोकल लेंथ 40 लिया गया। एक बार बोला ऑब्जेक्ट ओवन 60 सेंटीमीटर पर रखा और फिर से उस ऑब्जेक्ट को तो लुढ़का करके 90 पे पहुंचा दिया। बोला कि दोनों बार में जो इमेज बनेगा तो मिरर के पास आया ये दूर गया। पहली बार में निकाला होगा, पहली बार में V1, पहली बार में V1। तो हम जानते हैं कि 40 फोकल लेंथ तो 40 और 80 के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज 80 के बाहर बनेगा। 80 के तो कहाँ पे बन रहा है, तो 40 गुने तो कितना पे। और इसमें हम घबराने की जरूरत नहीं कि माइनस और प्लस सामने बनना है, सामने वाला जोन ही निगेटिव होता है। सामने बनना है, सामने वाला जोन ही निगेटिव है, सामने वाला जोन ही, तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो V2 के लिए जाने का नेक्स्ट पार्ट V2 के लिए बता देगा कि V2 ये पोल से 120 सेंटीमीटर बन रहा था सामने। दूसरी बार में तो कितना लिखेंगे, 40 90 कट मार देगा 70 इमेज ऐसा तो कितना से इमेज शिफ्ट कर गया। अरे पहले 120 पे था, 72 पे बन रहा है। ये दोनों पोल से डिस्टेंस से आ रहे हैं तो कितना शिफ्ट कर गया, तो 48 से शिफ्ट कर गया। किधर शिफ्ट किया, पास या दूर, टुवर्ड्स द मिरर या अवे फ्रॉम द मिरर। समझ आ गया वो लोगों को। या तो एक ऑब्जेक्ट को दो बार ऐसे रख के खिसका है, या फिर देखेगा लोग। अब वो गली मोहल्ले का खेल है कि आदमी जितनी कोई भी वैल्यू दिया तो कुछ भी खुद ही निकाल सकता है। उसमें कोई आश्चर्यजनक काम नहीं है कि ऊपर रख दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे घटा दो। आदमी को न्यूटन का कोई बाप बैठा होता, काफ़ी लोग तो बोलता नहीं मैं कुछ अपना नया नियम लगाऊंगा, तो उसकी तो अंदाज ही अलग है। दूसरा काम करेगा, बोला जा रहा है क्या कि मोबाइल देखता रहेगा लोग। मोबाइल की लंबाई 10 सेंटीमीटर, मोबाइल की लंबाई फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड दिस इज मोबाइल का एक एंड। ये कंप्लीट मोबाइल है। बोला है कि मोबाइल का साइज 10 सेंटीमीटर का है, मिरर के सामने रख देंगे तो इसका साइज निकालना है। देखता रहेगा लोग, करने की कोई जरूरत नहीं है। बोला जा रहा है कि कितनी दूरी पर रखा हुआ है, ये देखता रहेगा लोग, करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा क्यों पसीना बहाए, आदमी सुने ये ऐसे किया जाता, अकल में डाल ले। कितना, 15 फोकल लेंथ मोबाइल का एक एंड। ये लॉन्गिट्यूडिनल ऑब्जेक्ट है, ये लैटरल ऑब्जेक्ट है, लॉन्गी ऑब्जेक्ट है। करेंगे क्या, चुप रहेगा, देगा ऊपर 15 है। एक बार मोबाइल का जो फुलेजेस्ट एंड है तो 40 पे है, तो 15 गुने 40 बटे कितना 25, 15 इंटू 40 बाई 25, 15 इंटू 40 बाई 20, तो कुछ बोल रहा है 24। जान भी रहे थे हम ये 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, 30 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो दोनों के बीच में आना चाहिए, जो कि हमारा वेरीफाई करा कि 24 सेंटीमीटर आ रहा है। जो सामने वाला जो एंड है, तो देखा होगा मोबाइल वगैरह में तो कौन सा एंड होता है, एक साइड जो है तो एक साइड बैटरी का तो घुसाने वाला होता है, इधर बैटरी वाला साइड ले लें और दूसरा साइड
जो पहले ज़माने में तो एंटीना आता था उधर, तो एंटीना साइज ले ले। क्या ले ले? एंटीना साइड। तो एंटीना साइड वाला का तो इमेज देखता रहेगा, एक का इमेज देखा, लोगों ने बताया, देख लेगा। हमें पता है कि रियल ऑब्जेक्ट है तो हम ज़्यादा कुछ दर्द लेंगे नहीं, हम सीधा बोलेंगे क्या, तो इसका इमेज जो बनेगा तो भी ए बिल भी 40 × 15 तो 3/5 24। अब प्लस से हमें को मतलब प्लस से कोई बढ़ाओ नहीं तो क्या आएगा, वो हमने बता दिया एक बार कि यहीं पे आना, तो उससे हम ज़्यादा वो नेगेटिव जो नहीं है उधर ही बनना ही है उसको। ज़बरदस्ती जो है तो कोई तमाशा ना करे, हम सीधा बोले कि 24 पे बनेगा, पोल से 24 पे इधर ही, पोल से 24 पे इधर ही, कहानी ख़त्म हो गई। और बी के लिए ऐसे लिखा तो पता करेंगे, तो बी के लिए पोल से पोल से पोल से पोल से, तो बी का 15 कितना, तो डब्ल्यू कितना हो गया यहाँ से पोल से इसका डिस्टेंस 50 गुने 15 तो लोग बोल रहे हैं कि डब्ल्यू तो 150 कितना 21.4 मतलब जो है तो उससे मतलब ए का इमेज जो है तो 24 बन रहा है, उससे पहले आ जा रहा है। बोले ए का यहाँ पे बन रहा है A' और बी का B', बी का ये समझ में आ गए लोकेशंस। अरे पोल से डिस्टेंस जाते हैं, कहाँ से आते हैं, ज़्यादा चुप रहेगा, ए ज़्यादा दूरी पे है पोल से, बी ज़्यादा दूरी पे है, ए ज़्यादा दूरी पे है, बी है। अच्छा ये इमेज के बारे में पूछ रहा हूँ, ये ज़्यादा दूरी पे है तो इमेज का साइज निकालना है, तो ए का इमेज जहाँ पे बन रहा है उसमें से बी का इमेज जहाँ बन रहा है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अरे उन्हीं दोनों के बीच के लंबाई को तो साइज ऑफ इमेज बोलेंगे, वही दो एंड पॉइंट का इमेज पता करेंगे कहाँ बन रहा है, उनके बीच का घटा लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, साइज ऑफ है। समझ नहीं आया लोगों को, बोला जा रहा है कि उन्हीं दोनों को घटा लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा। ये बोला है कि लोकेशन तो जिसको कुछ लिखना है तो लिख ले, लोकेशन तो निकल गया होगा। हमें बोल दिया सीधा कि तुम्हें एक मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट का कोई मीनिंग नहीं है, एक मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट का कोई मीनिंग नहीं है। 10वीं क्लास में बच्चे उछल उछल के करते तो नीट वाले लोग जानते हैं कि ऐसा थोड़ी देंगे वो, उन्हें जो है तो 10वीं क्लास का क्वेश्चन पेपर नहीं बनाना। अगर नीट का क्वेश्चन पेपर बनेगा तो डेफिनेट होगा कि आइदर 2 मिरर हों, एक ऑब्जेक्ट या 2 ऑब्जेक्ट और एक मिरर, या 2 पे 3 ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। 2 ऑब्जेक्ट काफी दिनों से पूछ रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट जो है तो काफी दिनों से पूछ रहे हैं, तो तीसरा ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कर दें तो कोई आश्चर्यजनक काम ना हो। लोकेशन देख लिया होगा, मोबाइल का जो इमेज बनेगा तो एक इंड कहाँ पे उसका बनेगा, एक इंड विल तो डब्ल्यू, मोबाइल के 2 इंड्स तो यहाँ पे मिलेंगे, दैट इज 24 और अनदर विल बी 150 घटा लेंगे इन दोनों को, तो 24 माइनस 150/7 था, कितना आ रहा है ये, तो कितना 24 गुने 7 कितना था, कुछ भी आ जाएगा 18/7। साइज ऑफ इमेज विल बी दिस। नहीं कुछ समझ आया, लोग ज़्यादा कुछ नहीं, काफ़ी लोग परेशानी होती है कि क्या तो साइज निकालो, लंबाई ऑफ द इमेज निकालो, क्या निकालो, तो कुछ नहीं बोलेगा, लंबाई तो इतनी है, इमेज की लंबाई
इतनी है, बाकी निगेटिव पॉजिटिव काफी लोग परेशान होते हैं। लेकिन ना मुझे इमेज छोड़ो, तुम मोबाइल का जो लेंथ बताना तो तुम माइनस में लिखोगे प्लस में लिखोगे, और लेंथ बताना तो क्या बोलेंगे, वो तो सामने माइनस प्लस किस लिए दर्शन करवाते हैं? अरे आगे या पीछे बन रहा है या आगे बन रहा है उसके लिए बनाया गया है। ऐसे काफ़ी लोग जो है तो कलर को रख दिया कि पजामा है वहाँ पे, तो पजामा का लंबाई बोलता है माइनस से इतना। अरे बोला जा रहा है कि लंबाई बता रहे हैं, इमेज का लंबाई बता रहे हैं, तो क्या होगा वो बताएंगे इतना लंबाई है 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का है, समझ आई बात नहीं है। ऐसा नहीं पूरा जो तहलका मचा दे माइनस लूँ या प्लस लूँ। बोला साइज पूछा गया इमेज का, तो बस सीधा बोले इतना साइज का लंबा बनेगा। साइज जो हम तो प्लस में ही बताते हैं। टाइम पास काम कर लिया होगा लोगों ने, चलता फिरता बता दे। तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा हुआ कि डंडा है, फोकल लेंथ तो 15 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर का तो डंडा रखा गया। 10 सेंटीमीटर का जो क्लोजेस्ट इंड है, डंडे का क्लोजेस्ट इंड 30 पे रखा गया। तो साइज ऑफ द डंडा बता दे, इमेज का डंडा का इमेज का साइज, इमेज सीधा बोलेंगे 15 30 पे, मतलब 30 पे एक इंच तो वही बन जाएगा, एक इंच वही जम जाएगा। एक इंच ये हमें पता चलना चाहिए कि 15 का हम पहला टेस्ट यही करते हैं कि फोकस का डबल पे रखा हुआ तो वो इमेज भी वहीं बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ तो वहीं पे बनेगा। तो दैट में तो इसका इमेज यहीं पे कोइंसाइड कर जाएगा। और दूसरा वाला इंड है, कितने पे पहुंच गया? 40 गुने 15 बटे 25 कितना पे? 24 पे। तो अगर ये इंड ए और बी, तो ए का ए डैश यहीं बन जाएगा और बी डैश तो 24 पे। कहाँ से 24? और ये तो 30 पे, तो बीच वाला लंबाई कितना? 30 माइनस 24, 6 सेंटीमीटर का तो इमेज साइज हो जाएगा। इमेज साइज विल बी 6 सेंटीमीटर। कहानी क्लियर हो गई? इमेज साइज विल 6 सेंटीमीटर। जैसे भी ऐसा कुछ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा होता तो तुम टाइम पास कर लोगे ऐसा। नेक्स्ट देख लेगा, फटाफट देख लेगा कि खड़ा ऑब्जेक्ट रख दिया गया। ये कौन सा ऑब्जेक्ट रख दिएगा? तो एल शेप यू शेप जैसे भी इसे बना देते कोई दिक्कत नहीं है, तुम निकाल सकते हो। ऊपर देख लेगा, फटाफट देख ले, तो बोलते यू शेप ऑब्जेक्ट रखा हुआ सामने, या इतना ही बोले तो क्या हो गया? एल शेप समझ में आ गया होगा। तो जैसे भी तुम्हें देखा तो तुम कर लोगे इसमें कौन सा लॉन्गिट्यूडिनल ऑब्जेक्ट भी है, और देख लिया ऊपर देखेगा लोग। ज़्यादा कुछ आश्चर्यजनक काम है नहीं, तो एक बार समझ लिया, उसके बाद अपना जैसा रिक्वायरमेंट होगा तो यूटिलाइज कर लेगा। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 साइज। ऑब्जेक्ट का साइज कितना हो गया? 30 हो गया। ऑब्जेक्ट का साइज देखता रहेगा। कुछ भी तो फोकल लेंथ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आश्चर्यजनक काम है नहीं। ये क्या है हमारे पास? फोकल लेंथ तो कुछ भी ले ले, वैल्यू 15 सेंटीमीटर ले लिया गया, 1 इंच रख दिया गया, दैट इज देखता रहेगा लोग 15 सेंटीमीटर 1 इंच देखता रहेगा लोग, देखता रहेगा। कुछ करने की जरूरत है नहीं। तुम्हें चाहिए, करने को मन करता तो लिख दूंगा 2-4 क्वेश्चन, तुम घर पे करते रहना। लिखने के बाद भी देखा, 2 लोग करते हैं घर पे भी जा करके, यहाँ पे उनको लगता है कि कुछ टाइम पास करें, तो वैसे कोई टाइम पास नहीं करे, सीख ले कि ऐसे किया जाता है, जब मौका मिले तो कर दे। 15 देखता रहेगा। हमें तीन ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें कितना ऑब्जेक्ट हो गया? 3 ऑब्जेक्ट। 3 को इंडिविजुअल टाइप कर लेंगे, देखेगा इधर, देखता रहेगा ए एंड बी वाई, और ए एक्स एंड बी वाई, ऐसा ले लिया हमने। पहले ए का ए डैश बनाऊंगा, ए का ए डैश, पहले ए 40 पे है, कहाँ देखता रहेगा? 40 पे। ए कहाँ है?
15 एंड 40, 15 एंड 40 का गुना करा, घटा दिया 24, देखता रहेगा 15 और 40 तो गुना किया और घटा दिया तो कहाँ पे देखता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए का 24 पे बन गया, ए डैश कहाँ बन गया 24, कहाँ बन चुका है 24, देखता रहेगा लोग। बी कितने पे चला गया 50, 50 गुने 15 35, वही 155, फिर से तो पहले आ गया बी डैश, देखता रहेगा लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो ए बी था उसकी 10 सेंटीमीटर की लंबाई किसमें थी, ऑब्जेक्ट में, इमेज में तो निकल गया तुम्हारा। इमेज कितना हो गया तो 24 में से तो माइनस कर देंगे, देखता रहेगा। तो दैट इज द 18 बाई ये आ गया था, देख लेगा ए बी ये वाला वैल्यू तो कितना आ गया, तो दैट विल बी 150 बाई, और ये वाला वैल्यू यहाँ टोटल 20, ये हम निकाल चुके हैं, देखता रहेगा। अब हम क्या करें, तो ए एक्स था एक्सटेंशन, लंबाई क्या था, तो ए एक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ए एक्स के बारे में कि ए एक्स का ए डैश एक्स डैश कितने लेंथ का बनेगा, इसका इमेज बटे ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ बी बटे यू, माइनस बी बटे बी बटे यू, बी बटे यू, बी बटे यू, तो बी बटे यू ए का कितना पे बना था 24 पे, और यू कितने पे था 40 पे, तो आई की जो साइज आएगी ए डैश एक्स डैश, तो कई लोग बोल रहे हैं कि ये कट जाएगा यहाँ से, और 6 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि सामने वाले जो है तो खड़ा ऑब्जेक्ट उल्टा ही बनेगा, तो हमें ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है निगेटिव पॉजिटिव में। बाकी दिखा रहा है कि क्या आएगा, ये निगेटिव आएगा, जैसे दिखा रहा है 6 सेंटीमीटर का। ए एक्स जो 10 सेंटीमीटर लंबा था कितने सेंटीमीटर का बन गया 6 सेंटीमीटर का, उतार ले लोग 6 सेंटीमीटर लंबा बन गया वो। ए एक्स जो 10 सेंटीमीटर लंबा था कितने सेंटीमीटर लंबा बन गया 6 सेंटीमीटर लंबा बन गया। कितने सेंटीमीटर है, बी बाई उधार लेगा सीधा, बोला कि दोनों को गुना करें 40 गुने 15 और घटाए तो 25, तो ये 24 पे आ गया, ये कितने पे आ गया यहाँ से 24। अब बीडीएस के लिए वैसे लगाओगे तो 150/7 घटा लिया, तो उसका ये जो बीच वाला साइज था वो निकल गया, और जो खड़ा लंबाई है तो वो कितना साइज का बनेगा, खड़ा लंबाई जो है 10 का था साइज, आई बटे वो इमेज का साइज निकालना है, और ऑब्जेक्ट का साइज 10 दिया हुआ, आई बटे ओ इक्वल टू माइनस ऑफ वी बटे यू, वो माइनस ऑफ वी बटे यू रख दिया गया, माइनस ऑफ ये -24 बटे यू, -40 कट कर लोगे तो 6 सेंटीमीटर का क्या आ गया 6 सेंटीमीटर का। तो ए एक्स का जो साइज होगा 6 सेंटीमीटर का, ए डैश एक्स डैश हो गया, समझ नहीं आई बात। तो बी बाई का बी डैश बाई डैश बनाना है, बी बाई का बी डैश बाई डैश, बी बाई का बी डैश बाई डैश, बी बाई का बी बाई डैश बी डैश बाई डैश, बी बाई का बी डैश बाई डैश के बारे में सोचें। तो आई बटे कितना था इसका साइज -50 पे था, ये ऑब्जेक्ट तो -50 पे नहीं, इमेज कहाँ पे आया था तो -30/, ये का बी डैश बाई डैश का साइज आ गया। जिसको किस तरह कंफ्यूजन है तो बता दे। तो तीनों को जोड़ दोगे, इमेज का साइज के लिए किसको किसको जोड़ेंगे, ए डैश एक्स डैश, ए डैश और बी डैश ए डैश एंड बी डैश
बी डैश बाई डैश का साइज कितना निकाला? 30 बाई, और ए डैश एक्स डैश का, और ए डैश बी डैश का, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? ये कुछ समझ में आया लोगों को? देख लेगा क्या बताया, ये ऐसा ऐसा था, देख लेगा इधर डायग्राम में दिखा देता हूँ फिर से। ये ऐसा ऐसा था हमारा, और ये जो था ए और एक्स, ये और ए का कितना 24 पे बन गया, ए एंड एक्स, और कितनी दूरी पे 24 पे। ये क्या था, बी एंड वाई, तो बी डैश बन गया। बी डैश बाई डैश कितना बोला गया? अर्बन फीट आई 7, दोनों घटा लेगा तो ये एक्सटेंशन निकल गया ये बीच का, तो डेट एक्सटेंशन इज, और बी डैश बाई डैश 30 बाई, और ये वाला, इन तीनों को जोड़ देंगे, जो भी आएगा डेट भी आंसर। कितना? जो भी आएगा रख लो तुम, साइज ऑफ इमेज घर पे जाके निकाल लेगा, एक प्रैक्टिस करके रख लेगा कि तुम करना आ गया। कुछ नहीं समझ में आया? ये जो था फोकल लेंथ, रेडियस ही 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, और यू शेप्ड वायर रखा हुआ है। तो होमवर्क के रूप में करेगा, कोई होशियार आदमी तो बता दे 2-3 सेकेंड्स, कुछ लंबा चौड़ा है नहीं कोई बता सकता है। कहाँ बन जाएगा? तो 30 पे पहला वाला, 10 फोकल लेंथ कितना हो गया? 10 30 का कहाँ पे आ जाएगा? 15 पे, और 10 40 का 40/3 पे घटा लो, कितना आ गया? तो 15, और 40/5/3 आ गया, लॉन्गी का 5/3 आ गया, और क्या हो गया? तो 40/3 पे बना, 40 पे तो 1/3 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा, और जो तो कहाँ बन गया? 15 में बन गया, तो कितने साइज का बन गया? वो आधा साइज का। नहीं समझ में आई बात? 10/3 + 5/3 + 5, तो जोड़ दोगे 10 सेंटीमीटर का साइज का इमेज निकल जाएगा। वो तीनों का करना है। तुम्हें कुछ समझ में आया? बताओगे? पंद्रह वही आ जाएगा क्या? ये तो करता है फिजिक्स में, तो पता ही है कि एक क्वेश्चन मिरर का आ जाएगा, एक क्वेश्चन प्रिज्म का आएगा, एक क्वेश्चन लेंस का आएगा। 5 मई को बस इसका टेस्ट होना है कि किसको जोड़ना घटाना आता है। थ्योरेटिकली हर एक का नॉलेज बराबर होता है, लेकिन कैलकुलेशन सब लोग नहीं कर पाते विद इन टाइम। ये काफ़ी लोग तो हाथ खड़ा कर देते हैं, ज़िंदगी में कैलकुलेशन किया कि तो आज क्या कमा देंगे, क्या उखाड़ेंगे, तो लाइन से 1 से 180 तक मार देते कि चलो आज खेल जाते हैं, एक ही दिन तो खेलना है। आदमी जो है तो बोला गया कि सुबह सुबह उठ जाए 4 बजे 5 बजे, 3 घंटा डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करे, 3 घंटा सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव कैलकुलेशन। समझ ये बात नहीं आई है। और वो कैलकुलेशन जो कि हमें
परेशान करता है। ऐसे नहीं कि हम सीधा सीधा कैलकुलेशन कर लिया। उनको 5 मई को और कोई दूसरा टेस्ट नहीं होना है। नाम है होता फिजिक्स में कि ये थ्योरम, तो 5 को थ्योरम है, उस पर एक क्वेश्चन रहना ही है। बट उस थ्योरम का क्वेश्चन की पाइथागोरस तुम सही करते हो, डिफरेंशिएट सही करते हो, इंटीग्रेट सही करते हो, ग्राफ पर रीडिंग लेना, 5 मई को इसी का टेस्ट होना है। वो तो फिक्स है कि डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन आना है, गॉसेस थ्योरम का आना है, वाइट-सबार्ट आना है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आना है, एंगुलर मोमेंटम आना है। इसमें कोई आश्चर्यजनक काम नहीं है। कोई स्कूल कॉलेज नहीं गया वो भी बता देगा तुम्हें कि बेटा फिजिक्स का नीट का तैयारी एग्जाम देने जा रहे हो, डॉपलर इफेक्ट पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा उससे। बट वहाँ पे वैल्यू रख करके फाइनल आंसर तक कैलकुलेट करना सबके पास की बात नहीं है। बोला ही इतिहास से चलता रहा कि न्यूटन साहब को मैथमेटिक्स आता था, बाकी आइंस्टीन साहब भी मैथमेटिक्स में ढीला हाथ में था, वगैरह वगैरह। तो कर लेगा जाके घर पे। कितना आएगा इमेज का साइज? 10 सेंटीमीटर। कहानी के लिए रहोगे तो एक ऑब्जेक्ट रख करके तो दिखा दिया, दूसरा जो तो 2 मिरर रख के ले लेते हैं। देखा 2 मिरर पे 2 मिरर के सामने एक ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 2 मिरर के सामने ऊपर देगा, 2 मिरर हैं हमारे, ऊपर देगा, कुछ करने की जरूरत है नहीं। बोला था इसमें तो 4 केस बन जाते हैं ऐसे ही, देखेगा लोग 2 मिरर है। चलो पहले तो जल्दी जल्दी बता दे कि आदमी जो 2 मिरर ना है, एक ही है। उसमें बताए लोग पहले कि अगर ये है फोकल लेंथ तो दैट इज तो 10 सेंटीमीटर और 15 पे रखा हुआ। इमेज पोजीशन बता दें, 30 पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? तो यही क्वेश्चन है कि फोकल लेंथ इतना और ऑब्जेक्ट 15 पे रखा हुआ और 2 मिरर हैं ऐसे, और पहला रिफ्लेक्शन इस पे काउंट करना है। बोला जाता है इस पे ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है, टोटल दोनों के बीच का दूरी देगा 40 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का, दोनों के पोल के बीच का दूरी, और पहले के पोल से कितनी दूरी पे रखा हुआ है? 15 पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। पहले के पोल से कितने पे रखा हुआ है? 15 पे रखा हुआ है। समझिए, जनरल नॉलेज की बात होती है कि जब ये 2 मिरर होते हैं, 2 मिरर, तो पहले का जो इमेज बनेगा दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पहले के लिए जो क्या बनेगा, हर एक आदमी ने बता दिया कि पहला जो ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है उसका भी कितने में बनेगा? 30 में बनेगा। दोनों गुणा कर ले आओ तो क्या करते हैं, घटाने से 30 आ जाएगा। ये तो तुम अपना अकल तो लगाओगे ही, तो अपना अकल लगा के भी निकाल लोगे 30 सेंटीमीटर। तो जैसे भी तुम्हें मर्जी हो वैसे कर ले। 30 पे चला गया। जनरल नॉलेज, पहला का जो इमेज बना ऑब्जेक्ट था, पहला को जो इमेज बना, ये जो दूसरे के लिए क्या बन जाएगा? पहला का तो इमेज कहलाएगा, बट दूसरे का क्या कहलाएगा? ये ऑब्जेक्ट। इस लेंस का क्या, इस मिरर के लिए क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो 40 सेंटीमीटर टोटल था, यहाँ से 30 पे बना, तो इसके लिए कितना हो गया? 10। एक का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट। कॉमन सी बात है। सुना होगा हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन का बाप को क्या बोलते हैं? अरे हरिवंश राय बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन। वो हरिवंश राय बच्चन का बेटा है, बट अभिषेक बच्चन का बाप है। ये नहीं समझ में आता है। एक का बेटा दूसरे का बाप बन जाता है। बोला एक का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट बन जाता है। लोकल लाइफ में जैसे तुम यूज करते हो कि तुमने कुछ मतलब कविता वगैरह नहीं पढ़ा क्या हरिवंश राय बच्चन का? पढ़ा है ना? अमिताभ बच्चन का बाप ही था। अमिताभ बच्चन, हरिवंश राय का बेटा अमिताभ बच्चन, तो हरिवंश राय बच्चन का बेटा है, बट अभिषेक बच्चन का क्या हो गया? तो ऐसे बोल रहे हैं कि ये जो है उसके लिए इमेज है, बट इसके लिए क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा।
तो बस सीधा ये कौन सा हो गया तुम्हारे पास? अरे कॉन्वेक्स, इसका भी फोकल लेंथ दिया हुआ, इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया रहता, दोनों का फोकल लेंथ दिया हो तो इमेज का निकालो। तो क्या कर देंगे, तो फिर से तो दोनों के कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या बताया था, दोनों गुना करें, दोनों को जोड़ दें। जो नहीं जानता जान ले, इमेज पोजीशन निकालने के लिए दोनों गुना करें, दोनों को गुना करें, दोनों गुना करें, जोड़ दें 6 सेंटीमीटर। तो बस ये वर्चुअल इमेज तुम जानते हो कि इसका फोकल लेंथ कितना है, तो 15, तो 15 के बीच में ही बनना है। ऐसे लौट जाएगा लाइट रे, और फोकस यहाँ पे, तो यहाँ पे जाकर वर्चुअल इमेज बनेगा इसका, फाइनल इमेज यहाँ बन गया। समझ नहीं आई बात? 6 सेंटीमीटर पोल से है, 6 सेंटीमीटर उधर। तो जब बनाना होगा तो ऐसे तुम बना लोगे, कहानी क्लियर होगा। अभी चलता पड़ा डिफ्रेंशिएट कर दे फटाफट। 1/v + 1/u को 2 मिरर्स रहेंगे तो एक का इमेज है। अब इसमें लिखा रहेगा, जैसे कोई बोल सकता है कि हम पहले इस पे लेते हैं, हम किस पे लेते हैं, पहले इसको इस पे रिफ्लेक्शन लिया तब ऐसा केस है, इसका रिफ्लेक्शन पहले इस पे काउंट कर दो, तो अलग केस बनता है। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा उस पे लेके करो या इस पे लेके करो। समझ आई बात? नहीं, अगर कुछ नहीं बोला तो 4 केस पॉसिबल हो गया, इसको इस पे और इस पे है, या फिर इसका पहले इस पे और फिर उससे, और 2 केस बन जाएंगे। तो लंबा खींचना, दो केस निकालो तो बहुत हो जाता है। या तीसरा केस जो है तो ऐसा बेसिकली जो है, तो जैसे 2 प्लेन मिरर रखा तो बीच में पैरेलल रख दो, कितने इमेज बनते हैं, कैसे यहाँ भी इन्फिनाइट इमेज बनते हैं। बट हमें बोलते हैं एक रिफ्लेक्शन दोनों के बाद तो खत्म कर दो कार्यक्रम। बनते तो कितने हैं इसमें भी, बट बोल देता है क्वेश्चन में, बोला था एक रिफ्लेक्शन दोनों से कंसिडर करो। ऐसे तो बनाते इसमें तो बनते रह जाएगा, बहुत सारे इमेज बनेंगे। टाइम पास समझ में आ गया होगा, एक रिफ्लेक्शन के बाद ही हमें डील करना होता है। बनेगा तो इन्फिनाइट इमेज इसमें भी। टाइम पास समझ में आ गया होगा लोगों को। इसका इमेज उसका ऑब्जेक्ट बनता जाएगा हर एक बार, तो तुम निकालते रहोगे। दूसरा काम 1/v + 1/u को तो v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके तो चले गए थे इमेज और ऑब्जेक्ट की वैल्यू में, तो कार्यक्रम करते हैं। 1/v का डिफ्रेंशिएशन 1/v² × dv/dt। ये dv/dt क्या है, इमेज की वेलोसिटी। अब 1/u का डिफ्रेंशिएशन, ये क्या होगा, इमेज की वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल टू कितना, याद होगा। अगर मिरर के सामने दौड़ के देख लेगा, तुम दौड़ोगे तो इमेज भी क्या करेगा, दौड़ेगा। और डायरेक्शन कैसा, तो ऐसे केस यहाँ पे भी आते हैं, और यहाँ पे तो वहाँ पे सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट होता था तो वेलोसिटी तो सेम नज़र आते थे, और यहाँ पे तो इस तरह से नजर आएंगे। इमेज है ये और ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज की वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का रेशियो प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, इमेज एंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का रेशियो। v/u का तो हमें ऑब्जेक्ट का दिया और तो इमेज का निकालना होता है, ऐसा कर लोगे तुम। वेलोसिटी की चर्चा समझ नहीं आई बात। क्वेश्चन दिया था कि फोकल लेंथ कितना है, तो पहले क्या निकालोगे, इमेज पोजीशन निकालोगे और रख दोगे v/u। क्या रख दोगे, पहले जो है तो इमेज पोजीशन, कौन सा पोजीशन, अरे u दिया रहेगा, f दिया रहेगा, तो क्या निकाल लोगे तुम, इमेज पोजीशन v/u का होल स्क्वायर du/dt। तो इमेज भी निकल गया, u निकल गया, स्क्वायर कर दोगे, du/dt से ऑब्जेक्ट को गुना कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकल जाएगा। सुना नहीं सुना, लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट इतने से चल रहा है, इतना मीटर पर सेकंड यहाँ, तो v इतना है, u इतना है। v ना दे करके u देते हैं, फोकल लेंथ देते हैं मिरर का, तो u और फोकल लेंथ दिया हो तो क्या निकाल लोगे तुम, अब v और u रख दोगे तो क्या निकल जाएगा, इमेज की वेलोसिटी। इमेज की पहले भी निकालोगे, उसको रख दोगे, और माइनस साइन क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन। जैसे लोकल जो है तो प्लेन मिरर्स में सीधी सीधा खुल्लम खुली दिख जाता है, यहाँ पे तो क्लियर कट यहाँ भी निगेटिव साइन आ रहा है। टाइम पास काम कर लोगे, जहाँ पे रहेगा टोटल टाइम पास काम है। हेडिंग डाल देगा रिफ्रैक्शन, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसेगी, दूसरे कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी,
मीडियम चेंज रहेगा तो रिफ्लेक्शन म्यू वन म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेंगे। मीडियम चेंज होगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू वन एंड म्यू टू। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? एक ही इसमें नियम, अगर तुम्हें इतना लिखना आता तो सारे केस कर लोगे तुम। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो क्या होती, तो चलिए देख फिलहाल तो ऐसा कर ले। ये क्या म्यू वन से चल रही है, जिसमें लाइट के स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में लिखा था फार्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन हवा बट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दैट रेशियो इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे? हवा में, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दैट रेशियो इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ आई बात नहीं आई? म्यू ज़्यादा तो डेंसर, कम रेयर। हवा का मान लेते हैं, पानी का 4/3 और किसका? ग्लास का 3/2। और क्या बोला रहे, तो मान ले कुछ डेंसर वेंसर मान ले, रेयर मान ले। ये म्यू वन म्यू टू मान लो फिलहाल, म्यू वन एंड म्यू टू। आई वो थीटा वन थीटा टू ले लें, या इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन बोलते हैं, बोलने में कोई दिक्कत नहीं। म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल टू म्यू टू। रिफ्रैक्शन नियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्नेल्स का नियम बोलो या रिफ्रैक्शन नियम बोलो, एक ही बात है। म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल टू, अब इसी की पूरी कहानी है, लेंस हो या प्रिज्म हो, बस इसी की कहानी है। ये तुम्हें लिखना आता तो खत्म हो जाएगा, लेंस भी और प्रिज्म भी, कोई कुछ करता ही नहीं। म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल टू म्यू टू। आँखों से दर्शन होने में तो हम लोग जो नॉर्मल से मेजर करते हैं, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रेज वगैरह, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन वगैरह कहाँ से मेजर करते हैं? तो बोला जाएगा, ध्यान से देख ले। अगर अभी मैंने एरो डाला नहीं था, एरो डाला, देखिए ध्यान से, तुम बताओगे क्या? तो इन दोनों का प्रोडक्ट कॉन्सेंट है बेसिकली। ये क्वेश्चन नहीं पूछता है कौन डेंसर है कौन रेयर है, इन दोनों का प्रोडक्ट बेसिकली क्या है? तो ये दोनों में एंगल ये ज़्यादा दिख रहा है या ये ज़्यादा दिख रहा है? नॉर्मल से मेजर करते हैं, ये ज़्यादा दिख रहा है तो ये कम है, प्रोडक्ट बराबर तो ये ज़्यादा एंगल में, तो ये उन्हें कम होने का होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होना रेयर कहा जाता है। और ये जो है तो क्या दिख रहा है, ये एंगल कम, तो इसलिए म्यू क्या हो जाएगा? तो क्या कहलाएगा? डेंसर। और जनरल नॉलेज तुम जानते हो कि अभी क्या रेयर से डेंसर जा रहा है, तो इसलिए डेंस भी हो गया तो म्यू बढ़ जाएगा, तो एंगल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो चिपक जाएगा। लाइट रे क्या करेगा? नॉर्मल से चिपकने जाएगा। कहानी किस क्लियर हो गई होगी? रेयर से डेंसर में जाता तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। क्या बेंड कर जाती है? या उल्टा? ये एरो को उल्टा डाल दें। ये समझ में आ गया होगा ना? या इसको देख करके तुम चर्चा कर सकते हो कि ये डायग्राम देख करके कल 4 ऑप्शन बनाते कि म्यू वन और म्यू टू में कौन भारी है। तो म्यू वन अरे हल्का, म्यू टू डेंसर एंड रेयरर। तो म्यू टू ज़्यादा, क्यों? एंगल कम तो ज़्यादा जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट कॉन्सेंट करना है, हाँ या नहीं? तो तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। और बाकी जो है तो इसी को अभी क्या बोला कि रेयर से डेंसर में जाता तो नॉर्मल से चिपकता है, और उल्टा कर दे, डेंसर से रेयर में जा रहा है। डेंसर से यहाँ देख के बता देने, म्यू टू ज़्यादा है म्यू वन, म्यू टू ज़्यादा है म्यू वन, तो डेंसर से रेयर में जाता है, डेंसर से रेयर में जाएगा। तो क्या कहानी हुई? डेंसर से रेयर में गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है, अवे फ्रॉम द। तो बहुत बड़ा डिफिनेशन निकल के आता है यहाँ से, डेंसर से और रेयर के लिए लागू होता है। डेंसर से रेयर के लिए डॉक्टर कॉन्सेप्ट बोलते हैं। डेंसर से रेयर के लिए क्या डिफाइन करते हैं हम लोग? क्रिटिकल एंगल और TIR, क्रिटिकल एंगल एंड TIR। क्रिटिकल एंगल किसको कहते हैं? ध्यान सुन लेगा कि कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, जरूरी है। पहला तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट डेंसर से रेयर में जाना, D2R में डॉक्टर कॉन्सेप्ट बोलते हैं, D2R डेंसर टू रेयर, याद रह जाए तुम्हें। क्वेश्चन में पूछ रहे थे कि क्रिटिकल एंगल और TIR किसके लिए डिफाइन होता है, कहाँ से कहाँ लाइट जाने के लिए? डेंसर टू रेयर के लिए डिफाइन होता है। और ऑब्वियसली डेंसर से रेयर जाता है तो क्या? नॉर्मल से दूर भागता है। क्या करता है? नॉर्मल से दूर भागता है। तो हम लोग क्या करते, ध्यान से देखोगे, मतलब देख रहे हो कि तुम्हें जो थीटा वन क्या है? ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है, नॉर्मल से दूर भाग रहा है ना। अब बोले एक्चुअल लाइट का तो कितना डिविएशन हो गया? थीटा वन माइनस घटा के निकाल लोगे ना। अरे इधर वाला ये थीटा टू है, तो ये वाला पीछे वाला एंगल कितना? तो कितना से डिवाइड कर गया? थीटा वन माइनस एक्चुअल पाथ से बेंड किया, दूर भागा ना। तो डेंसर से रेयर में तो और हम लोग भगाते हैं कि भागो तुम,
तो बोलते हैं कि ये हमने क्या करा, देखेगा लोग, ये प्रोसेस किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक सिंगल लाइन पे तो पूरे सवाल निकलते हैं। तुम्हें लाखों सवाल तुम बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मगर एक सिंगल लाइन तुम्हें समझ में आता तब। अदरवाइज लोग, बहुत लोग ज़िंदगी में परेशान रहते हैं कि TIR समझ नहीं आता। ये बोला कि ऐसे लिया, तो हम बोलेंगे हम डेंसर से ले रहा हूँ। अब तुम डेंसर से ले रहा हूँ, हम फिनोमेना पढ़ रहे हैं। क्रिटिकल एंगल है, ये TIR प्रिंसिपल है। क्रिटिकल एंगल TIR क्या है? अब प्रिज्म में एक सोच है कि ऐसा सोचोगे तुम कर लोगे। तो क्रिटिकल एंगल एंड TIR एक प्रिंसिपल है कि एंगल पे डेंसर से रेयर की बात कर रहा हूँ। तुम्हें ये समझ में आना चाहिए आदमी को। हम अब उसको नहीं पढ़ रहे हैं, रेयर टू डेंसर में नहीं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कहाँ पे? तो डेंसर से रेयर जाएगा तो लाइट रे नॉर्मल से दूर जाएगा। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो है देख रहे हो किधर जा रहा है। तो ये जो एंगल इंसिडेंस है, इसको और बढ़ाओगे तो ये और भागेगा, ये भागेगा। ये अगर ऐसे डाला तो ऐसे डालेंगे तो ऐसे जाना शुरू कर देता है। तो वो एंगल जिस पे लाइट रे ग्रेज करते हुए निकलती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया इसमें? ये जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर इज, रिफ्रैक्शन एंगल रेयर में तो 90 हो जाए। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I इक्वल टू C और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच लाइट रेज goes grazing the surface in denser। डेंसर में लाइट रे क्या करते हुए जाती है? सरफेस को ग्रेज करते जाती है। रेयर में लाइट रे डेंसर से रेयर गई ना, डेंसर से घुस गई तो डेंसर में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस होना किस में चाहिए? डेंसर में। और रेयर में रिफ्रैक्शन एंगल कितना? या तो रिफ्रैक्शन एंगल 90 बोलो या सरफेस को ग्रेज करते हुए जाती है। समझ नहीं आई बात? तो जो C होता है उसी को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? अरे ऐसा बोलो कि डेंसर में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए लाइट रे ग्रेज करते हुए निकलती है, सरफेस को ग्रेजिंग करते हुए निकलती है। रिफ्रैक्शन एंगल कितना? 90 डिग्री। तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड, समझ नहीं आया? दैट एंगल को क्या नाम देते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो R की वैल्यू ऐसे लगाओ, स्नेल्स लॉ कौन बताएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस म्यू डी इंटू साइन IC। साइन C लिख ले या साइन IC लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना? साइन 90। तो डायरेक्टली साइन C विल बी म्यू आर। दोनों तरफ रेयर और डेंसर रहेगा तो ठीक है। अदरवाइज मोस्टली टाइम हम लोग क्या लेते हैं? चलो रेयर और डेंसर ले लो, खेलेगा आदमी जल्दी से फटाफट, जल्दी से खेलने का काम कर ले फटाफट। खेलने के काम से पहले तो ऐसे जनरल नॉलेज है, कुछ भी ले लें तो हमें क्या, तो मान लिया कि डेंसर और रेयर बात मान लिया सपोज थोड़ी देर के लिए। तो हमने क्या बोला कि अगर एक एंगल होता है स्पेशल एंगल डेंसर में जिसपे लाइट रे कैसे निकलती है? ग्रेज करते हुए निकलती है। लाइट रिवर्सिबिलिटी शो करता है, क्या करता है? उल्टा भी कर दोगे तो ऐसा का हो गया। हमें बार बार ऐसे ही ज़्यादा हमें ऐसे यूज करना पड़ेगा कि लाइट रे घुसा ग्रेज करते हुए तो निकलेगा किस पे? क्रिटिकल एंगल पे निकलेगा। नहीं समझ में आई बात? अरे रिवर्सिबिलिटी इधर से डालोगे क्रिटिकल एंगल कहलाता है वो, और उधर से 90 पे डालोगे तो किस पे निकलेगा ये? अरे क्रिटिकल एंगल पे डालेंगे तो किस पे निकलेगा? ग्रेज करते हुए। और ग्रेजिंग इंसिडेंस डालेंगे, समझ आई बात? नहीं आई? रेयर से ग्रेज करते हुए घुसी तो डेंसर में जो एंगल होगा उसे क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल। सुन लिया नहीं सुना? तो ये वाला फॉर्मेट ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। और बाकी जो है तो इन दोनों के लिए तो लिखना, बाकी रेयर और डेंसर का पेयर तो खुद ही तुम डालो कि कौन सा कौन होगा।
पानी और गिलास में कौन लूँ? पानी को किधर लूँ, गिलास को कौन सा लूँ? इधर पानी है, उधर गिलास। पानी लिखो जल्दी से, तो क्रिटिकल एंगल निकालेगा इसके लिए, सी निकालेगा, इस पेयर के लिए सी निकालेगा। बच्चा देख रहा है कि क्या लिखेंगे? साइन सी इंटू 3/2 इजिकल टू नहीं समझ में आया? एक सिंगल लाइन कॉन्सेप्ट पे तो बड़े बड़े सवाल सॉल्व होते हैं और एग्जाम में आते हैं ये। तो 8/, क्रिटिकल एंगल किसके लिए, कौन सा पेयर के लिए? ये किसके लिए होता है? पेयर के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? सिंगल के लिए नहीं होता, पेयर में चलता है ये। तो ग्लास से पानी में जाएगा तो वहाँ पे क्रिटिकल एंगल कितना लिखेंगे? तो सी वैल्यू 8/9 कितना आ जाएगा? ये लोकल काम करोगे तुम। ग्लास से पानी में गया 8/9, 63 डिग्री के आसपास आता है ये। इस पेयर के लिए कितना जाएगा? 63 डिग्री। तो टाइम पास काम करे और पानी और हवा का गेम खेलें तो कौन किधर होगा? पानी और हवा का गेम, पानी और इधर हवा कर दें तो कितना निकालोगे फिर से? अब रेयर बाई डेंसर लिख दो। तो रेयर हवा हो गया, पानी क्या हो गया? तो सी की वैल्यू पानी और हवा के लिए 49 डिग्री आता है। अरे पानी और हवा के लिए कुछ नहीं समझ में आई बात? अरे 4/3 ही होता ना, 3/4 कर लोगे। साइन 3/4 कितना होता है? 49 डिग्री के आसपास आता है। समझ नहीं आया? तो पानी और हवा, ग्लास और हवा में कौन बनेगा डेंसर, कौन रेयर? ग्लास डेंसर ऊपर लिखते नीचे लिखते, तो कितना लिखेंगे? ग्लास तो कितना लिखोगे? सी इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3 42 डिग्री के आसपास। समझ आ गया होगा लोगों को? नहीं समझ में आया? अरे लोकल काम है, रेयर भाई डेंसर। तो वैसे जनरलाइज म्यू के लिए, म्यू इधर है, डेंसर और इधर हवा, लिखेगा साइन सी। क्रिटिकल एंगल, अरे क्रिटिकल एंगल एयर, अरे म्यू। तो डेली लिखना पड़ेगा जैसे कि क्या लिखते हैं, बोलो। जब बोला कि म्यू की मीडियम से हवा में जाएगा तो क्रिटिकल एंगल कितना? साइन सी इक्वल टू 1/म्यू या सी इक्वल टू साइन इनवर्स। नहीं कुछ समझ में आया? टाइम पास देख लेगा और डाल के कहीं रख लेगा। अगर बोला √2 म्यू √2 है, क्रिटिकल एंगल कितना? नहीं समझ में आया? अरे क्रिटिकल एंगल, अरे नहीं समझ में आया? म्यू 2 है, समझ नहीं आया? अरे अब रख दोगे 1/2 म्यू, तो डायरेक्टली 5/3 है। अरे साहब तुम लिख नहीं पा रहे हो। 5/3 आदमी सोच रहा कौन सा आश्चर्यजनक काम हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। ये 5/3 को 3/5 साइन सी इक्वल 3/5 37 डिग्री की वैल्यू होती है। तो सीधा मैं बोलना चाहता हूँ म्यू दिया रहता है, मतलब तुम्हें नोन है कि उस पेयर के लिए क्या क्रिटिकल एंगल पता है। ऐसे सवालों किताबों में ऐसे लिखा रहता है, तुम पहचान लोगे। या तुम होशियार तुम खुद ही हो, कर लो, खुद ही ज्ञानी हो गए। कितना डिग्री? 53 डिग्री। समझ आ गया होगा लोगों को? 2/√3 समझ आ गया। क्रिटिकल एंगल तो जैसे हमें म्यू दिया रहता तो क्या कर लेंगे, क्रिटिकल एंगल कन्वर्ट कर लेंगे। समझ नहीं आया लोगों को?
ये वैल्यू के लिए तो क्रिटिकल एंगल तुम कन्वर्ट कर लोगे डेली बेसिस पे, तो तुम रिवाइज करते रहोगे कि जैसे हमें दिया हुआ म्यू तो क्रिटिकल एंगल निकल जाता है, क्रिटिकल एंगल दिया हो तो क्या निकल जाता है मीडियम का, म्यू निकल जाता, सुन लिया होगा लोगों ने। और अब क्या होगा इसके आगे का कार्यक्रम, तो क्रिटिकल एंगल पे डाला तो क्या कर गया उसने, ग्रेज करते हुए चला गया, और ग्रेज करते हुए डालेंगे तो किस पे जाएगा, अंदर टेंशन में घुस जाएगा क्रिटिकल एंगल पे। हम जब भी तो म्यू दिया हो तो क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं, ये दिया हो तो वो निकाल सकते हैं, समझ आई बात नहीं, कन्वर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्सन फैक्टर है। तो आप कहते हैं क्या, तो इससे अगर डालते हो तो अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे डालते हैं, जैसे इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे डालते हैं तो क्या बोलते हैं, तो लौट जाता लाइट रे। आप जो है तो डेंसर मीडियम ना, डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, लेकिन क्रिटिकल एंगल पे यहाँ पे आ गया। आप क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल बढ़ा देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन, इफ दिस एंगल इज मोर देन, दिस एंगल इज मोर देन सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, लाइट रे फिर से वापस आ जाती है, सेम मीडियम में वापस आ गई, इसी को क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन प्रोसेस बोलते थे। क्योंकि ये लौट गया, रिफ्रैक्शन की गुंजाइश थी लेकिन एंगल के साथ चेंज करने से लौट गया, रिफ्रैक्टिंग सरफेस था लेकिन लौट गया, तो इसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं, या सीधा सीधा बोलते हैं कि ससुराल कॉन्सेप्ट। ससुराल आदमी जाता तो क्या, तो दरवाजे पे आएगा फिर से लौट जाता, नहीं चलो कल जाएंगे, ज़्यादा प्यार मिला, एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा, किससे, क्रिटिकल एंगल से, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट की घर वापसी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक ही फंडा, क्या एक ही लाइन चलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन, या तो क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाएंगे या क्रिटिकल एंगल दिखाएंगे। क्रिटिकल एंगल कैसे दिखाएंगे, अरे म्यू दे करके, म्यू दे करके क्रिटिकल एंगल दिखाएंगे, म्यू दे करके, समझ आई बात नहीं आई, म्यू दे करके क्रिटिकल एंगल दिखाएंगे, तो म्यू दिया हुआ तो क्रिटिकल एंगल पता कर लोगे, और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा तो TIR होगा, और अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा, क्रिटिकल एंगल से मान लो क्रिटिकल एंगल 50 डिग्री है, सरफेस का क्रिटिकल एंगल 60 पे आया इंसिडेंस, तो ससुराल में आएगा, लौट जाएगा। 70 पे आया लाइट, 80 पे आया, समझ आई बात नहीं आई, 81 पे आया, क्रिटिकल एंगल कितना बोला था, 50, अगर एग्जैक्टली 50 पे आया, ग्रेज करते हुए जाएगा, और 49 पे आया लाइट, दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट कर जाएगा। ये क्रिटिकल एंगल डिस्टिंक्शन करता है कि कौन ससुराल में रहेगा, कौन तो दूसरे में जगहों पे जाएगा, मैदान में जाएगा। समझ आई बात नहीं आई, समझ नहीं आई। ससुराल में रहना तो एक ही साथ 7 लोग पहुंचा हुआ ससुराल, कौन रहेगा कौन जाएगा देखना होता। 5 ही लोग था द्रौपदी का, 6-7 भी थे, चले द्रौपदी के कितने लोग थे, 7 लोग ससुराल पहुंचे हुए हैं। देखा बोलते क्या, तो म्यू और लैम्डा में कैसा रिलेशन, A + B/λ स्क्वायर, कॉची इक्वेशन बोलते हैं। मैं बोलना ही चाहता हूँ कि बिबजियोर बोलते हैं, क्या बिबजियोर बोला जा रहा है कि वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू A + B/λ स्क्वायर + C/λ का और 4 सीधा इतना लिखा रहता है। कॉची इक्वेशन के लिए कौन सा ट्रू है, तो इवन पावर्स चलते हैं, क्या चलते हैं, 0 to 4 चलते हैं, चलता जाएगा। अगला पावर कौन सा आएगा, 6। तो कॉची इक्वेशन वैसा है। और बोलना क्या चाहता हूँ कि वेवलेंथ ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, मतलब रेड का वेवलेंथ ज़्यादा तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम।
मतलब मैं बोलना चाहता हूँ साइन सी इक्वल टू कितना था 1/, म्यू। रेड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम तो क्रिटिकल एंगल समझ नहीं आया लोगों को, काफी लोगों को समझ नहीं आया होगा। विबग्योर में हमें कंपटीशन देखना होता है, किसमें? विबग्योर में। तो विबग्योर में बोला गया कि लैम्डा, हर एक गली का आदमी जानता है कि लैम्डा रेड का सबसे ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम तो क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा। या फिर सिद्धार्थ बोले कि विबग्योर ही वेवलेंथ का ऑर्डर है, विबग्योर ही क्रिटिकल एंगल का भी ऑर्डर है। रेड का क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा है, उससे कम तो वायलेट वाले का विबग्योर क्रिटिकल एंगल का भी ऑर्डर ये हो गया। समझ नहीं आया? ये क्रिटिकल एंगल का भी ऑर्डर हो गया, या ये क्रिटिकल एंगल का भी ऑर्डर हो गया। क्रिटिकल एंगल का भी ऑर्डर यही हो गया। समझ नहीं आया? तो बोला जाता है कि क्रिटिकल एंगल का ये ऑर्डर हो गया, मतलब विबग्योर। सात हो गए। व्हाइट लाइट में तो सीधा 7 लोग घुसते एक साथ। व्हाइट लाइट में सीधा तो ऑल 7 कलर्स आते हैं साथ में, और बोलता है कि जो दूसरा मीडियम में जाएगा तो कौन घुसेगा, कौन वापसी करेगा, वगैरह वगैरह। और व्हाइट लाइट के साथ हमें देखना होता है, या फिर जो है सीधा खोल के दे दिया कि 3 लाइट आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि क्रिटिकल एंगल किसका ज़्यादा है? अब हमें तो वेवलेंथ से मतलब नहीं है, फिलहाल क्रिटिकल एंगल से मतलब है। देखता रहेगा। बोला है कि जो लाइट आ रही है सुनने का क्रिटिकल एंगल तो ऐसे जा है ना, बोल दिया किसी लाइट को पकड़ लिया, बोला कि ये लाइट गिरी है रिफ्लेक्टिंग मीडियम पे, डेंसर से रेयर जा रही है, और जो ग्रीन लाइट आ रही है, ग्रीन लाइट ग्रीन लाइट ग्रीन लाइट ग्रीन लाइट ग्रीन लाइट ग्रीन लाइट ग्रेज करते हुए जाती है। देख रहा है ग्रीन लाइट क्या करते हुए जा रही है, मतलब ग्रीन लाइट का जो इस सरफेस का क्रिटिकल एंगल कितना है, ग्रीन लाइट के क्रिटिकल एंगल के बराबर है। लाइट आ रही है, क्वेश्चन बोलता है ग्रीन लाइट ग्रेज करते हुए जाती है, ऑल 7 लाइट्स है, ऑल 7 लाइट्स है, ग्रीन लाइट क्या करते हुए जा रही है, मतलब ग्रेज करते हुए जो लाइट आया वो कितने एंगल पे है, ग्रीन के क्रिटिकल एंगल पे है, ग्रीन के क्रिटिकल एंगल पे है, ग्रीन के क्रिटिकल एंगल पे है। तो ये जो क्रिटिकल एंगल अब जो होगा, ये सभी लाइट का इंसिडेंट लाइट है, ये सब एक ही लाइट आया उधर फटना है इसे, तो ग्रीन लाइट बोला जैसे व्हाइट लाइट आया और सेपरेट हो रही है, ग्रीन इधर ग्रेज करते हुए चली गई, ये सभी का इंसिडेंट है, ये विबग्योर का है। और हम जानते हैं कि जो ग्रीन लाइट का जो क्रिटिकल एंगल होता है, ग्रीन लाइट का क्रिटिकल एंगल होता है VIB के लिए, VIB से क्या होता है, VIB से ज्यादा होता है, VIB से। ग्रीन का जो एंगल है वो कौन सा एंगल कहलाएगा यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। अरे ग्रीन के लिए तो क्रिटिकल है, लेकिन बाकी लोगों के लिए क्या कहलाएगा, ये एंगल ऑफ ग्रीन का जो क्रिटिकल एंगल है वो बाकी लोगों के लिए क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ। ये नहीं समझ में आया? आ गया ना? 50 मान लो ग्रीन का, क्या तो 40 होगा बी का, और 30 और 20 ये कौन से एंगल होंगे, क्रिटिकल। और आगे वाले का 60 बाई OR का, ऐसा कुछ ऑर्डर ले सकते हैं ना बढ़ता हुआ। नहीं समझ आई बात? ग्रीन लाइट ही जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब सभी लाइट्स का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 50, जबकि वायलेट का क्रिटिकल एंगल कितना था, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ है कम हुआ, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तो लौटेगा ससुराल में या दूसरे मीडियम में जाएगा, तो कौन कौन लाइट लौट जाएगा, कौन कौन लाइट चला जाएगा, तो VIB ससुराल में आ जाएगा, लौट जाएगा। उसके लिए क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अरे उसका क्रिटिकल एंगल तो कम है ना, ग्रीन जो लाइट आया तो वो क्रिटिकल एंगल आया, वो दैट इज द लाइट का इंसिडेंस एंगल है, तो ग्रीन लाइट तो ग्रेज करते हो जाएगी, जबकि उसके आगे वाले लोग का क्रिटिकल एंगल ज्यादा है, तो ये इंसिडेंस एंगल क्या हो जाएगा, तो ये जो येलो और ऑरेंज और रेड तो दूसरे मीडियम में चले जाएंगे, मैदान में जाएंगे। समझ में आ गया होगा लोगों को? नहीं समझ में आया?
दूसरे मीडियम में पाए जाएंगे। बोलेगा रिफ्रैक्टेड लाइट में कौन मिलेंगे, इधर कौन मिलेंगे और इधर कौन मिलेंगे। 3 उधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, 3 उधर कौन जाएंगे, ग्रीन अगर है तो बाई आर, तो बाई आर उधर जाएगा। और वी आई बी नहीं समझ में आया लोगों को? अरे नहीं समझ में आया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा? इंसिडेंस एंगल पे नजर रखनी होती है हमें क्रिटिकल एंगल के बारे में इन्फॉर्म करता है। जैसे ग्रेज करते हुए बोला या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया तो क्रिटिकल एंगल निकल जाएगा। हमारा मास्टर या स्टेप क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है या ग्रेजिंग दिया हुआ तो हम क्या पता कर लेंगे? वो क्रिटिकल एंगल। और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे नजर रखेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या रखेंगे? नजर रखेंगे। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस सरफेस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे खोजते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे खोजा जाता है? अरे कैसे खोजा जाता है? अरे नॉर्मल खींच करके। आदमी को खोल के बता दिया कि नॉर्मल खींच करके खोजा जाता है। 3 लाइट आ रहा है, ये क्या बोला? 3 लाइट आ रहा है, कुछ भी लाल ले लो, 3 लाइट है हमारे, कोई भी नाम दे दो। तो डैट इज 3 लाइट है कितना? 43, 44 और 45। अब 43, 44, 46 XYZ कलर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस ऑर्डर में तो किसको किसको क्या नाम दूं, बोलेगा कोई? जैसे देंगे कुछ बोलो, B G R दें तो अच्छा है गलत है? ये बोला है कि इन लाइट से मटेरियल लेंगे, ये मान सकते नहीं मान सकते? बढ़ता हुआ होता ना तो मान सकते हैं, समझिए। या तो कोई XYZ मान लो, या नाम ही देते हैं कि विवग्योर 7 कलर। अब ये लाइट आ रहे हैं तो कौन जाएगा? ससुराल में रहेगा, कौन जो है दूसरे में जाएगा। नॉर्मल पहले सर्विस पे नॉर्मल गिर रही है, पहले सर्विस पे ससुराल में रहने के चांस है क्या? क्यों नहीं चांस है? अरे रेयर से डेंसर में जा रहा है, रेयर से डेंसर में थोड़ी ससुराल वापसी होती है। कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होना है, यहाँ तो घुसेगा ही, सब लोग घुसेगा। ससुराल सब लोग पहले डेंसर में घुसा, अब ससुराल से तो ससुराल में रहेगा, डेंसर में यह जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम क्या चेक करें कि ये जो है हमारे पास, तो ट्रायंगल वेंगल समझ में आता होगा लोगों को। ये साइड का नॉर्मल ऐसे खींचेंगे, क्या खींचेंगे? लाइट कैसी आ रही है? हॉरिजॉन्टल ना, हॉरिजॉन्टल आ रही है तो कितना आ गया? 45। तो ये भी कितना? अरे 45। तो ये भी कितना? मतलब लाइट रे ऐसे घुस रही है। जो भी जिस भी लाइट के बारे में एनालिसिस करेंगे तो ये लाइट रे ऐसे घुस रही है, ये लाइट ऐसे घुस रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? एंगल ऑफ इंसिडेंस ये काफी, ये 44, 43 और 46 ये कलर्स के क्रिटिकल एंगल थे। और हमें देखना तो हमारी नजर किस पे होनी चाहिए? इंसिडेंस हमें चेक करने के लिए आना चाहिए। या तो इंसिडेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ज्योमेट्री से, या जस्ट अकॉर्डिंगली क्रिटिकल एंगल जो भी दिया रहेगा तो वहां से देखेंगे। जो यहाँ पे फिलहाल बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45। तो किस किस के कलर्स के लिए क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया? ब्लू और ग्रीन का क्रिटिकल एंगल 43 है, क्रिटिकल एंगल 43 है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। किसके किसके लागू हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। इसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, इसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये दोनों लाइट जो आएगा इतने एंगल पे तो क्या कर जाएगा? अरे लौट जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे लौट जाएगा, इन दोनों की घर वापसी होगी, ये दोनों लौट जाएंगे। ये ब्लू वाले जो है तो क्या कर जाएंगे? TIR कर जाएगा। अरे छोटा सा एक लाइन का कॉन्सेप्ट बोला जा रहा है कि ये सीधा एक ही लाइन बोला हमने और दूसरा लाइन पे बोलना भी नहीं है। अकल में घुस जाता था जिसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुश्किल से घुसता लोगों को कि सिंगल लाइन कॉन्सेप्ट। तो ये सिंगल लाइनर होता है, लोगों को कम समझ में आता है। इसी कारण से इतिहास एक ऐसा होता है कि आदमी उसी को बात को बोलते 10 बार बोलेगा उसी बात को। जो कि ऐसा हुआ ना, तो जो कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ ना, ऐसा हुआ।
तुम कभी ऐसा साइंस पढ़ के देखोगे, उसमें कोई चीज़ क्लैरिटी नहीं होती है। फिजिक्स में सिंगल लाइनर होता है, क्लैरिटी है कि ऐसे समझ में आता है तो तुम्हें ठीक हो, अदरवाइज तुम्हें इतिहास के लायक हो तो तुम्हें इतिहास ही पढ़ोगे। फिर काफ़ी लोग दिमाग इतिहास वाला होता है कि नहीं, उसको जब तक 10 बार घुमा के नहीं बात करोगे तो ऐसे लोगों को दिक्कत आती है समझने में। सिंगल लाइनर, एक लाइन का एंगल ऑफ इंसिडेंस इज क्रिटिकल एंगल। क्वेश्चन में दिया है कि इन का क्रिटिकल एंगल 43, जबकि उसी का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिख रहा है वहाँ पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे लेते हैं? सबसे पहले सरफेस का नॉर्मल खींचते हैं, किसी और का नॉर्मल ना खींच दोगे तुम। किसका खींचेंगे? जिस सरफेस पे लाइट गिरे उसका, और उससे लाइट रे कितने एंगल पे, नॉर्मल से कितने पे आ रही है वो देखोगे। यही स्टेप देखना होता है। और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन, तो 43 डिग्री से ज़्यादा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो कौन सा कलर से? ब्लू और ग्रीन विल बी इन ससुराल, या नहीं? ब्लू और ग्रीन विल बी इन ससुराल एंड रेड विल, तो रेड में रेड का क्रिटिकल एंगल 46 है, और लाइट किस पे आई? तो क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्रिटिकल एंगल से कम पे आया तो क्या करेगी? तो मैदान में जाएगा वो। तो सीधी बात बोली जा रही है। तो टाइम पास कौन किससे सेपरेट हो जाएगा? ये 4 ऑप्शन बनाए रहते हैं कि ब्लू और ग्रीन विल सेपरेट फ्रॉम द रेड, ब्लू और ग्रीन विल सेपरेट फ्रॉम द, ब्लू एंड ग्रीन विल सेपरेट फ्रॉम द, ब्लू एंड ग्रीन विल सेपरेट फ्रॉम द रेड। कहानी क्लियर हो गई होगी?